मैं सुहाग की सेज पर बैठकर बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर लड़की की तरह मेरे भी कई सारे ख्वाब थे जो कि आज पूरे होने वाले थे। मेरा पति आज रात मुझ पर खूब प्यार लुटाने वाला था। मैं दुल्हन का जोड़ा पहने बिस्तर पर बैठी थी जिसमें मैं बेहद सुंदर लग रही थी। उस वक्त मेरे दिलों की धड़कनें बहुत तेज चलने लगी। मैं बेकरार हो रही थी क्योंकि सुहागरात को लेकर मेरी सहेलियों ने विस्तार से अच्छे से समझा दिया था, जिसे सुनने के बाद मैं मचलने लगी थी। मैं घूंघट ओढ़कर बस अपने पति का इंतजार कर रही थी कि अचानक किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मुझे लगा शायद मेरे पति आते होंगे, लेकिन कमरे में तो मेरी सास आई और कहने लगी, बहू तुम्हें एक हफ्ते तक आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। तुम मेरे बेटे को नहीं देख सकती। इस बात को सुनते मैं हैरान रह गई। तभी सास कहने लगी, यह हमारी घर की रस्म है, तुम्हें निभाना पड़ेगा। सास की इस तरीके की रस्म सुनकर मैं बेहद परेशान हो चुकी थी, लेकिन अब मैं सास को इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। अभी अभी मैं इस घर में नई नई आई थी। तभी मेरी सास ने मेरी आंखों पर एक काले रंग की पट्टी बांध दी और उसके बाद कमरे के बाहर जा चुकी थी। उस वक्त मुझे अजीब सा एहसास होने लगा कि तभी अचानक मेरे पति कमरे में आए और उन्होंने आते ही मुझे एक पावर की दवा खिलाई, जिसे खाने के बाद मुझ में 100 घोड़े जितनी ताकत आ चुकी थी। मैं तभी बेकरार होने लगी, लेकिन उस वक्त मेरी चीखें निकल चुकी थी जब पति लगातार सुबह के 5 बजे तक अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता गया। अब इसी तरीके से हर रात मेरी सास मेरी आंखों पर पट्टी बांधती और उसके बाद पति आते और खूब जमकर प्यार लुटाते। लेकिन एक दिन मुझे शक हुआ, तो मैं अपनी जगह एक नौकरानी को बिस्तर पर लिटा दी और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जैसे ही पति कमरे में आए तो उन्हें देखकर मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह मेरे पति नहीं बल्कि मेरे ससुर। मेरा नाम गायत्री है। मैं झारखंड के एक छोटे से जिले की रहने वाली हूँ। मैं घर के सबसे बड़ी बेटी थी और माता पिता की लाडली भी थी। मेरे माता पिता मेरी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करते। हालांकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। गांव के लोग मेरे माता पिता का बहुत सम्मान किया करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी एक स्कूल में टीचर थे। वह बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। मैं बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा चुलबुली लड़की थी। मोहल्ले के हर एक लड़के के साथ मेरी दोस्ती हुआ करती थी। मेरे माता पिता ने मुझे 12वीं कक्षा तक पढ़ाया था। मुझसे मेरा एक बड़ा भाई भी था जो कि कॉलेज में पढ़ाई करता था। लेकिन जब मैं 11वीं कक्षा में गई तो मेरी एक लड़के के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। उस लड़के का नाम किशोर था। वह भी मेरी तरह दिखने में बेहद सुंदर था। क्लास की हर लड़कियां उस पर फिदा होती थी। अक्सर मैं पढ़ाई का बहाना करके किशोर से मिलने के लिए जाया करती थी। मेरे प्यार के बारे में मेरे परिवार वालों को कुछ भी मालूम नहीं था। जो मेरी सहेलियां थी वह अक्सर मुझे कहा करती थी कि किशोर मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वह मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करता है। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद मैं उनका खूब मजाक उड़ाया करती थी। मैं कहती थी कि तुम्हें तो आज तक कोई भी इतना सुंदर लड़का नहीं मिला, इसी वजह से तुम लोग मेरे रिश्ते से जेलिस करती हो। तुम लोग नहीं चाहती कि किशोर मेरे साथ जुड़ा रहे, इसी वजह से तुम लोग मुझे भड़काने आई हो। इस बात को सुनते मेरी सहेली बहुत बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन उस वक्त तो मुझ पर एक प्यार का जुनून सवार हुआ था। मैं अक्सर अपनी सहेलियों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी। मैंने उनसे बात करनी भी छोड़ दी थी। किशोर भी अक्सर मुझे अपने प्यार के बहुत सारे वादे भी किया करता था। अक्सर कहता कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वह जल्द ही मुझसे शादी भी करेगा। किशोर के मुंह से शादी का शब्द सुनकर मैं बेहद खुशी से झूम उठती, क्योंकि मैं भी किशोर से शादी करना चाहती थी। अक्सर मैं और किशोर खेतों में एक दूसरे से मिलने के लिए जाया करते थे। मैं अक्सर सहेलियों का बहाना कहकर घर से बाहर जाया करती थी। वहां पर धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के करीब होने लगे। हालांकि उस वक्त मैं इनकार भी नहीं करती, लेकिन किशोर मुझे कहता कि मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ। अगर शादी से पहले ही मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता कायम कर लूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैं तो तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। किशोर की उस वक्त मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मैं उसकी बातों में आ चुकी, लेकिन वह कदम मेरी जिंदगी का बहुत ही ज्यादा गलत कदम था। अब इसी तरीके से मुझे 1 महीना भी बीत चुका था कि तभी मुझे बार बार उल्टियां सी आने लगी थी। मेरी तबीयत जो थी वह बिगड़ने लगी थी। मुझ में एक कमजोरी सी महसूस होने लगी। तबीयत खराब होने की वजह से अब मेरे माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो चुके। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे गांव के एक वेद के पास मेरे माता पिता लेकर गए।
वहां से दवाई लाकर भी खिलाई गई, लेकिन उन दवाइयों को खाने के बाद भी मुझ पर उल्टा असर होने लगा था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। माता पिता मेरी हालत देखकर बेहद परेशान हो चुके थे। इसी वजह से वह बिना देरी किए मुझे पास के ही एक नज़दीक अस्पताल में लेकर गए। जब डॉक्टरों ने मुझे चेकअप किया तो यह कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर को सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अस्पताल में ही माता पिता मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे थे। माँ ने तो मुझ पर हाथ भी उठा दिया था। लेकिन अस्पताल में ही गांव का एक आदमी काम करता था। जब उसे इस खबर के बारे में पता चला तो उसने तुरंत पूरे गांव में मेरी बदनामी करवा दी, जिसकी वजह से माता पिता का भी सर झुक चुका था। जैसे ही माता पिता मुझे घर ले जाने लगे तो गांव के सभी लोग मेरे माता पिता को थू थू करने लगे कि तुम्हारी बेटी ने तो शादी से पहले ही बच्चा जन्म देने वाली है। इस बात को सुनते ही मेरे पिताजी काफी टूट चुके थे। उन्हें तो दिल का सदमा भी लग चुका था। उस वक्त मेरी हालत तो बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मैं अपने माता पिता को विश्वास दिला रही थी, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वह लड़का मुझसे शादी भी करेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। देखना वह लड़का मुझसे जल्द ही शादी कर लेगा। माता पिता बार बार उस लड़के के बारे में पूछ रहे थे। जब मैंने किशोर से इस बारे में बात की और कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम अब जल्दी से जल्दी मुझसे शादी कर लो। मेरे गांव में माता पिता की बहुत बदनामी हो चुकी है। लेकिन उस वक्त किशोर ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। वह कहने लगा, मुझे नहीं मालूम ये बच्चा किसका है, तुम किसके साथ गुल खिलाकर आई हो, और अब इस बात को सुनने के बाद मैं तो तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। उस वक्त किशोर की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि किशोर मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मैं किशोर को बार बार कह रही थी कि बच्चा तुम्हारा ही है, लेकिन उस वक्त किशोर अपनी बात बोलने के बाद फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। उस वक्त माँ जब मेरे कमरे में आई और फिर से किशोर के बारे में पूछने लगी तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी जो किशोर ने मुझे कही। इसे सुनने के बाद माँ ने मेरी खूब पिटाई की। कहने लगी कि गलती तो तुम्हारी है, शायद मैं इसी लायक थी, गलती तो मेरी ही थी वाकई। मैं बिना शादी के किसी पर इतना विश्वास कर बैठी। किशोर मुझे धोखा देकर जा चुका था। जब यह खबर पिताजी को मालूम हुई तो वह कहने लगे, आखिर हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने किसी और के साथ ऐसा गुल खिलाया। कई दिनों तक अब मेरे माता पिता से बात बिल्कुल भी नहीं होती थी। मैं कमरे में बैठी बस रोती रहती कि तभी एक दिन अचानक माँ फिर से मेरे कमरे में आई और मुझे कुछ दवाइयाँ दी, जिसे खाने के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। जब मैंने माँ को कहा तो माँ कहने लगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम माँ नहीं बन पाओगी। लेकिन अभी भी जो कलंक तुमने हमारे मुंह पर लगा दिया है उसे हम बिल्कुल भी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि पूरे गांव में हमारी काफ़ी बदनामी भी हो चुकी है। लोगों को हकीकत मालूम हो चुकी है। अब इसी तरीके से 2 हफ्ता बीत चुका था कि तभी मेरे पिताजी ने जल्द ही मेरी शादी एक लड़के के साथ पक्की कर दी। हालांकि मुझे इस शादी के बारे में बताया भी नहीं गया था और ना ही अनुमति ली गई। जब मैंने इस शादी से इनकार किया तो माँ कहने लगी, और कितनी हमारी बदनामी करवाना चाहती हो, भगवान के वास्ते तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे पिताजी एक स्कूल में टीचर हैं, वह ये बदनामी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हर जगह लोग उन्हें ताने देते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते हैं। वह कहते हैं कि एक टीचर की बेटी भला ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। हम लोगों को समझा बिल्कुल भी नहीं सकते। उस वक्त माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे, अब तुम कोई और कदम बिल्कुल भी मत उठाना। तुम्हारे पिताजी ये रिश्ता पक्का कर चुके हैं, चुपचाप शादी कर लो। मेरे पास भी अब कोई रास्ता नहीं था। फिर कुछ दिन के अंदर बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी एक रंजीत नाम के लड़के के साथ पक्की कर दी। हालांकि मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा था, बस मुझे यही मालूम था कि वह दूसरे गांव का रहने वाला है। विदा होकर जैसे ही मैं ससुराल गई तो सास ने बड़े ही अच्छे से मेरा स्वागत किया था। हालांकि मेरे ससुराल में भी किसी को मेरी सच्चाई के बारे में मालूम नहीं था। मुझे यही लगा था कि इसके बाद अब मेरी जिंदगी संवर जाएगी। माता पिता ने मेरे लिए जो फैसला लिया है वह मेरी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। बेशक इसमें मेरी खुशी नहीं थी, लेकिन शायद अभी भी मैं गलत फहमी में जी रही थी। कहते हैं ना कि अगर हम अपने माता पिता को दुख देते हैं तो भगवान भी हमें दुख देते हैं और उसका बदला लेते हैं। यह बात इस वजह से मैं बोल रही हूँ क्योंकि सुहागरात की रात जैसे ही मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैं अपने पति को देखना चाहती थी कि आखिर माता पिता ने किस शख्स के साथ मेरी शादी करवाई है। अभी मैं यही कुछ बातें सोच रही थी कि तभी मेरी सास कमरे में आई और आते ही मुझे कहने लगी
कि बहू, यह कपड़ा अपनी आंखों पर बांध लो। उस वक्त मैं अपनी सास की बातें सुनकर बेहद गहरी आंखों से उन्हें देख रही थी। तभी मेरी सास कहने लगी, बहू, हमारे घर का रिवाज है कि दुल्हन शादी के 1 हफ्ते तक अपने पति का चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख सकती। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने भी इस रिवाज को माना था। अब तुम्हारी शादी हुई है मेरे बेटे के साथ। अब तुम इस घर की बहू हो, इसी वजह से तुम्हें इस रिवाज को मानना पड़ेगा। अगर तुम गलती से अपने पति का चेहरा देख लेती हो या फिर देखने की कोशिश करती हो तो तुम दोनों की जिंदगी के साथ बहुत ही कुछ बुरा भी हो सकता है। उस वक्त सास की इस तरह की बातें सुनकर मैं बेहद हैरान रह गई थी। मैं चुपचाप अपनी आंखों पर वह पट्टी बांध ली थी। हालांकि मैं उन्हें इनकार बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। मैं इस तरीके के रीति रिवाज को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। लेकिन अभी भी मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी। अभी तो शादी को कुछ पल ही हुआ था। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते की ही तो बात है। उसके बाद तो मैं अपने पति का चेहरा तो देख ही सकती हूँ। मैं शादी से पहले भी अपने पति का चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि शादी के दौरान मेरे चेहरे पर एक बड़ा सा घूंघट ओढ़ा गया था। मैंने शादी के बाद भी अपने पति को नहीं देखा। अब मेरी सास आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधकर कमरे से जा चुकी थी। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे अजीब से एक हलचल महसूस होने लगी थी कि तभी अचानक कोई मेरे कमरे में आया और धीरे धीरे वह मेरे बगल में आकर बैठ चुका था और उसने मेरे हाथों को कस कर पकड़ लिया था। मुझे मालूम हो चुका था कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही है। उसके बाद पति सुहागरात की रात मुझ पर प्यार लुटाने लगे थे। सुहागरात की रात मैं उन्हें बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि माँ ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद से अब अपने पति का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें कभी भी कोई चीज़ की परेशानी बिल्कुल भी मत आने देना, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे ससुराल वालों से अब कोई शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहती, क्योंकि वैसे ही तुमने हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी करवा दी है। इसी वजह से अपने ससुराल में खुश रखना और उन्हें भी खुश रखने की पूरी कोशिश करना। इसी वजह से मैं चुपचाप अपने पति की बात को मान ली थी। वह जैसा जैसा करते गए मैं उनका बखूबी साथ देने लगी। इसी तरीके से अब सुबह भी हो चुकी थी। सुबह जैसे उठी तो मुझ में काफ़ी थकावट महसूस हो रही थी। मुझे चक्कर भी आने लगे थे और मैंने जैसे ही बगल में देखा तो मेरे पति वहां पर मौजूद नहीं थे। तभी अचानक की सास कमरे में आई और तुरंत कहने लगी कि बहू, जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रही थी, लेकिन तुम गहरी नींद में सो रही थी। तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करनी है। सास की बात सुनकर मैं फ्रेश होकर तुरंत नीचे जा चुकी थी और नीचे जाकर मैं काम कर रही थी कि तभी मेरा देवर किचन में आया और वह मेरी तारीफें करने लगा। तभी बातों ही बातों में मुझे पता चला कि मेरे जो ससुर हैं वह इस दुनिया में नहीं है। बहुत साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। मेरी सास के 2 बेटे थे और बड़े बेटे के साथ मेरी शादी हुई है। उसके बाद मेरी मुंह दिखाई की रस्म की गई। आस पड़ोस की औरतों ने मेरी काफी तारीफें भी की थी, लेकिन उस वक्त भी बार बार मेरी निगाहें मेरे पति को ढूंढ रही थी। मैं चाहती थी कि एक बार तो मैं अपने पति का चेहरा देख लूं। आखिर मेरी शादी किस इंसान के साथ हुई है। लेकिन मेरे देवर के अलावा घर में कोई भी मौजूद नहीं था। बार बार देवर भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। इसी तरीके से शाम भी हो चुकी थी कि तभी मेरे फोन पर कुछ प्यार भरे मैसेज आना शुरू हो चुके थे। हालांकि वह नंबर मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मुझे समझ आ चुका था कि यही मेरे पति होंगे। उन मैसेज में काफी रोमांटिक भरी बातें भी हो रही थी और मुझे समझ में आ चुका था कि यही मेरे पति हैं, क्योंकि वह सुहागरात की रात के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि कल तुम जल्दी सो चुकी थी, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। तुम बस आज रात मेरा इंतजार करना। इस मैसेज को पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल भी आ चुकी थी। मैं बस बेसब्री से रात का इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं अपने पति को देख पाऊंगी। यही सोचते हुए मैं अपने आप को तैयार कर रही थी कि फिर से मेरी सास तुरंत मेरे कमरे में आई और आज फिर उसके हाथ में काले रंग की पट्टी थी। उसने आते ही मेरी आंखों पर वह पट्टी बांध दी। जैसे ही सास कमरे के बाहर गई तो उसके थोड़ी देर बाद कोई मेरे कमरे में आया था और उसने आते ही धीरे से कमरे को मैं धीरे धीरे उन आहट को सुनकर महसूस कर रही थी और मुझे विश्वास हो चुका था कि अब मेरे पति ही मेरे बगल में मौजूद है। तभी वह मुझे बहुत ही ज्यादा एक खुशबू महसूस हुई, जो कि काफी मुझे फ्रेश फ्रेश सी लग रही थी। मुझे पता था कि मेरे पति फिर से मेरे करीब आने लगे हैं। इसी वजह से मैंने एक लंबी सांस ली। आज की रात मुझे फिर से तैयार रहना पड़ेगा। जैसे पति करीब आए फिर से मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिए। आज की रात तो उन्होंने सुहागरात की रात से भी जमकर मुझ पर प्यार लुटाया था। हालांकि वह मेरे बदन पर आज
अपने लव बाइट भी छोड़ रहे थे। उन्होंने अपने प्यार में कोई कमी नहीं रखी थी। और इसी तरीके से फिर से सुबह हो चुकी थी। मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी उठकर अपने पति का चेहरा देख लूंगी, लेकिन जैसे उठी तो देखा कि मेरे पति फिर से कमरे में मौजूद नहीं थे। जैसे ही सास कमरे में आई तो मैं उनसे अपने पति के बारे में पूछने लगी। सास कहने लगी कि तुम्हारे पति तो कब का काम के लिए जा चुके हैं, और तुम्हें याद ही होगा कि तुम अभी एक हफ्ते से पहले अपने पति का चेहरा बिल्कुल नहीं देख सकती। सास की बात सुनकर उस वक्त मेरा चेहरा लटक चुका था। उसके बाद मैं उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई, और जैसे ही मैं नीचे जाने लगी तो मेरा देवर मेरे बगल में आया और मुझसे काफी अच्छे से बात करने लगा। उसके चेहरे का जो अंदाज था आज बेहद अलग था, मानो उसके चेहरे पर एक खुशी सी झलक रही हो। लेकिन आज वह बात करते हुए मुझे भाभी बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। वह बार बार आप कह के बात कर रहा था, बल्कि वह तो मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि चलो मैं आपकी मदद करता हूँ नीचे उतरने में, कहीं आप सीढ़ियों से गिर ना जाओ। देवर का यह रूप देखकर मैं बेहद हैरान रह चुकी थी। मुझे लगा कि देवर और भाभी के बीच में यह सब तो चलता ही होगा। इसी वजह से मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं दी। उसके बाद मैं किचन में जाकर काम कर रही थी कि उसके बाद फिर से मेरा देवर मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया था। वह बस मुझे गहरी आंखों से देख रहा था। उसके देखने का जो अंदाज था बेहद अलग था। वह बड़ा ही अलग लग रहा था। कहने लगा कि रात के मुकाबले तो आज तो आप बेहद सुंदर लग रही हो। मैंने कहा कि रात को आपने कब देख लिया मुझे? तभी वह खांसते हुए कहने लगा, अरे मैं कल शाम की बात कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप बताएं आपके भाई कहाँ रहते हैं? आप मुझे चाहें तो अपने भाई की तस्वीर तो दिखा ही सकते हैं। यह सुनते ही उसके चेहरे का जो रंग था वो उसी वक्त उड़ चुका था। तभी वह हड़बड़ाते हुए कहने लगा कि नहीं नहीं, माँ बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। यह हमारे घर का रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन एक हफ्ते तक अपने पति को बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अगर मैं भाई की तस्वीर दिखा भी दूं तो शायद आप दोनों के रिश्ते पर कुछ खतरा भी मंडरा सकता है, क्योंकि सुना है कुछ ग्रह होते हैं जिन्हें टालने के लिए यह रस्में की जाती है। देवर की उस वक्त बातें सुनकर मैं अच्छे से समझ चुकी थी। इसी वजह से मैंने उसके बाद उसके सामने बिल्कुल भी कोई जिद नहीं की। उसके बाद देवर भी किचन से बाहर जा चुका था कि उसी वक्त मेरे फोन की घंटी बजनी शुरू हो चुकी थी। जैसे मैंने फोन उठाया तो मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मुझे महसूस हो चुका था कि यही मेरे पति हैं। तभी वह कहने लगे कि क्या बात है, सुना है तुम मुझे बहुत ज्यादा याद कर रही हो। कहो तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता हूँ। रात का प्यार अभी भी बाकी रह चुका है। ये सुनते ही मैं काफी शर्माने लगी थी और शर्माते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं बस आपकी तस्वीर देखना चाहती थी। आपको देखने का मन हो रहा था, इसी वजह से आपके भाई से इस बारे में बात कर रही थी। मुझे मालूम हो चुका था कि जरूर मेरे देवर ने बाहर जाकर अपने भाई को फोन लगाकर मेरे बारे में बता दिया है। उसके बाद मेरे पति कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक नाइट ड्रेस भिजवा रहा हूँ। वह तुम्हारे कमरे में होगा। आज रात तुम वही पहनना। बेहद तुम उसमें खूबसूरत लगोगी। मैं तुम्हें देखकर हमेशा पागल हो जाता हूँ और मैं अपने आप पर काबू बिल्कुल भी नहीं पाता। इस बात को सुनते ही मुझे काफी खुशी भी महसूस हो रही थी। मुझे भी लगने लगा था कि माता पिता ने मेरे लिए जो फैसला लिया है वह बेहतर और सही लिया है। मेरे पति मुझसे काफी प्यार करते थे। दिन भर जल्दी काम खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में जा चुकी थी, और जैसे ही कमरे में गई तो मैंने बिस्तर में एक लाल रंग की खूबसूरत नाइटी देखी थी। उस ड्रेस को पहनकर मैं बेहद सुंदर लगूंगी, मैं यही सोच रही थी कि तभी मुझे सास की याद आई। मैं तुरंत सास के पास गई और खुद जाकर कही कि आज आपको मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी और अपने पति को बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। मैं अपनी सास को पूरा विश्वास दिलाकर आई थी, क्योंकि मैं अपनी सास के सामने नाइट ड्रेस पहनकर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। कपड़े बदलने के बाद मैं तुरंत अपनी आंखों पर खुद ही काले रंग की पट्टी बांध ली, और उसके बाद मेरे पति फिर से कमरे में आए और मैं मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति को कैसे पता लग जाता है कि इस वक्त मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली हूँ। वह बस ठीक टाइम पर कमरे में आ जाते हैं। मैं यही बातें सोच रही थी कि पति बगल में आते ही फिर से मुझ पर अपना प्यार लुटाने लगे। कहने लगे, आज तो तुम बेहद कहर ढा रही हो, तुम बेहद सुंदर लग रही हो, आज तुम पहले के मुकाबले खूबसूरत लग रही हो। ये कहते ही फिर से उन्होंने मुझ पर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी आज मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको देखना चाहती हूँ। इस बात को सुनते ही वह कहने लगे कि अभी यह मुमकिन नहीं हो सकता, बस कुछ दिन की तो बात है, उसके बाद तुम मुझे अच्छे से देख सकती हो। यह कहने के बाद उन्होंने रात भर मेरी हालत खराब कर दी थी। अब इसी तरीके से दिन बीतने शुरू हो चुके थे।
मैंने भी अपने दिल को अब मना लिया था कि कुछ दिन की तो बात है, उसके बाद मैं जिंदगी भर अपने पति का चेहरा देख सकती हूँ। लेकिन इन दिनों के बीच मैंने एक बात नोट की थी कि मेरा जो देवर था वह बड़ा ही मजाकिया किस्म का था। वह बात बात पर मेरे करीब आता और मुझे छूने की पूरी कोशिश किया करता। वह हर वक्त मेरी तारीफें ही किया करता था। एक दिन तो मेरी सास मुझे कहने लगी कि बहू, आज शाम को तुम अपने देवर के साथ मेरे लिए बाहर जाकर कुछ सामान लेकर आना। मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी चाहिए। बड़ा बेटा तो अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें देवर के साथ भेज रही हूँ। मैंने भी सास की इस बात को सुनकर बिल्कुल भी इनकार नहीं किया था और शाम को जैसे ही अपने देवर के साथ बाइक पर बैठी तो देवर बार बार बाइक की ब्रेक लगा रहा था, जिसकी वजह से मैं टकरा कर उसके और भी ज्यादा करीब जा रही थी। और तभी मुझे वही परफ्यूम महसूस हुआ जो रात को मेरे पति लगाकर कमरे में आते थे। उस वक्त मुझे एक अलग सा एहसास होने लगा कि जो मेरा देवर था, मैंने उसकी कमर पर जैसे ही हाथ रखा तो मुझे अपने पति का पूरा पूरा एहसास होने लगा, जैसे मानो रात को मेरा देवर ही कमरे में आता हो। अब मेरे दिमाग में एक अलग तरीके की बातें चलने लगी। मुझे लगा कि शायद दोनों भाई एक जैसे होंगे, इसी वजह से मुझे ज्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मेरा देवर मुझे मॉल के अंदर लेकर गया तो वहां जाकर बड़े ही शौक से मेरा हाथ पकड़ने लगा। मैं देवर की इस हरकत पर बेहद हैरान रह चुकी थी कि भला कौन सा देवर अपनी भाभी का हाथ यूं पकड़ता है। मैं जैसे अपने देवर को कुछ बोलने वाली थी कि तभी वह कहने लगा कि आप चिंता बिल्कुल भी मत करें। मुझे पता है कि आप इस वक्त क्या सोच रही हैं, लेकिन भाई ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं। आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए और भाई तो आपसे बेहद प्यार करते हैं। फिर अपने पति के बारे में सुनकर मैं शांत हो चुकी थी। अब शॉपिंग के दौरान देवर ने मेरे लिए काफी अच्छी अच्छी ड्रेस भी खरीदी थी और कहने लगा कि आप पर ये ड्रेस काफी अच्छे से सूट करेगी क्योंकि रेड कलर आप पर बहुत ही ज्यादा खिलता है। देवर की बात सुनकर अब मैं मन ही मन सोचने लगी कि आखिर देवर ने कब मुझे रेड कलर के कपड़ों में देख लिया। जब से मेरी शादी हुई है तो शादी होने के बाद मैंने अभी तक कोई भी रेड कलर का ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहना, तो देवर को भला मैं रेड कलर के कपड़ों में कैसे सुंदर लग गई। अब मेरे दिमाग में अजीबो गरीबी ख्याल से आने शुरू हो चुके थे। देवर का जो रवैया था मेरे प्रति काफी अलग था, मानो जैसे मैं उसकी पत्नी हूँ। आज तक मैंने अपने पति को सामने बिल्कुल भी नहीं देखा था, हालांकि घर में एक तस्वीर भी मैंने नहीं देखी थी। और ऊपर से देवर की जो हरकतें हैं वह बड़ी ही अलग थी, जैसे मानो कि वह मेरा पति हो। सामान सामान खरीदने के बाद वापसी के दौरान अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूं। आखिर माजरा क्या है? आखिर रोज रात को मेरे कमरे में कौन आता है? इसी वजह से जैसे ही घर वापस आई तो मैंने सास को सारा सामान पकड़ा दिया और उसके बाद मैं सीधा अपने देवर के कमरे में चली गई। देवर मुझे अपने कमरे में आते देख उस वक्त हैरान रह गया। कहने लगा कि क्या हुआ, आज आप अचानक मेरे कमरे में क्या करने आई है? मैंने कहा कि अरे, यह मेरे देवर का कमरा है। क्या मैं अपने देवर के कमरे में बिल्कुल भी नहीं आ सकती? क्या मुझे इसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? ये सुनते ही वह हड़बड़ाते हुए कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तभी बातों को घुमाते हुए उसे कहने लगी, तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है, तुम भी शादी कर लो। तुम कब शादी कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। मेरी इन सारी बातों को सुनकर उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। वह तो पीछा छुड़ाने के लिए उसी वक्त फोन का बहाना करते हुए कमरे के बाहर जा चुका था। मैं भी देवर का यह रवैया देखकर बेहद हैरान थी। इसी वजह से मैं भी चाहती थी कि वह कमरे के बाहर जाए। मौका पाकर उसके कमरे की मैं ताकि तलाशी ले सकूं। जैसे ही कमरे के बाहर गया तो मैं तुरंत कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी मुझे उसके साइड टेबल से एक नाइट ड्रेस का बिल मिला, वही नाइट ड्रेस जो मेरे पति ने मेरे लिए कमरे में भिजवाया था। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने वह ड्रेस खरीदी थी तो बिल तो मेरे पति के पास होना चाहिए। आखिर बिल मेरे देवर के पास क्या कर रहा है? मुझे अभी और भी ज्यादा सबूत की जरूरत थी। इसी वजह से मुझे वही परफ्यूम दिखाई दिया जो मेरे पति कमरे में रोज लगाकर आया करते थे और वही परफ्यूम मेरा देवर भी लगा रहा था। जैसे ही मैंने उस परफ्यूम की शीशी पकड़ी तो तभी मेरा देवर भी कमरे में आकर खड़ा हो गया और मेरे हाथ में वह परफ्यूम देखकर पूछने लगा। मैं तुरंत हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि मुझे परफ्यूम काफी पसंद है। यह बात सुनते ही देवर कहने लगा कि अरे, ये तो जेंट्स परफ्यूम है। मैंने कहा कि मुझे परफ्यूम काफी अच्छे लगते हैं, मैं हर तरीके के परफ्यूम लगा लेती हूँ, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या इसकी दूसरी शीशी मुझे मिल सकती है? तभी यह बात सुनते ही
मेरा देवर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, यह बहुत ही महंगा परफ्यूम है। यह तो मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। यह एक ही पीस है। उस वक्त देवर की बातें सुनकर मैं बेहद शक में आ चुकी थी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मामला क्या है, लेकिन मुझे अभी और सबूत की जरूरत थी। अब मुझे किसी पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब मैं सच्चाई अपने आंखों से देखना चाहती थी कि आखिर रोज रात को मेरे कमरे में कौन आता है और मेरे साथ कौन अपने संबंध बनाता है। इसी वजह से मैंने एक औरत को बहुत सारे पैसे दिए और उसे कहा कि आज की रात वह मेरी जगह पर बिस्तर पर जाकर लेट जाए और अपनी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध ले। जैसे ही वह औरत मेरे कमरे में जाकर लेटी तो मैं तुरंत कमरे की लाइट भी बुझा दी थी और खिड़की के पीछे एक बड़े से पर्दे के पास जाकर छुप चुकी थी। मैं वहीं से बैठकर सच्चाई जानना चाहती थी। जैसे ही मेरा पति कमरे में आया तो उसने आते ही धीरे से कमरे को अंदर से बंद कर दिया था। हालांकि कमरे के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं उस शख्स का चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। और वह तभी धीरे से नौकरानी के बगल में जाकर लेट चुका। तभी मेरे पति को लगा कि मैं बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही हूँ। इसी वजह से वह बगल में जाकर बैठ गया और बातें करने लगा। लेकिन तभी वह नौकरानी का हाथ जैसे ही पकड़ने वाला था कि मैं तुरंत आगे बढ़ी और मैंने मौके पर कमरे की लाइट भी ऑन कर दी थी। लेकिन उस वक्त उस शख्स को देखकर मैं बेहद हैरान रह चुकी थी और मेरे पैरों तले जमीन भी खिसक चुकी थी, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर था। बल्कि मेरा देवर ही रोज रात को मेरे कमरे में आता था। देवर को अपने कमरे में देखकर मैं बेहद हैरान रह चुकी थी। मैं तभी चीखने चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी। मेरी आवाजें सुनकर मेरी सास तुरंत कमरे में दौड़ती हुई आई और कमरे में मुझे ऐसे देखकर बेहद हैरान रह चुकी थी। कहने लगी कि बहू, तुमने आज अपनी आंखों पर पट्टी क्यों नहीं बांधी? जल्दी से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। मैंने कहा कि अब अपना ये नाटक छोड़ दें। मुझे सच्चाई के बारे में अच्छे से मालूम हो चुका है कि आप माँ बेटा दोनों मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे एक लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम करवा सकती हैं? मैंने कहा कि मैं अभी जाकर पुलिस में इन्फॉर्म करती हूँ। आप लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। रिवाज के नाम पर मेरे साथ धोखा कर रहे थे, मेरे साथ गलत कर रहे थे, मेरे साथ खेल खेल रहे थे। मैं यही कुछ बातें बोल रही थी कि तभी मेरी सास सामने आकर हाथ जोड़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कहने लगी, यकीन मानो, तुम्हारी शादी मेरे बड़े बेटे के साथ ही हुई है। मैंने कहा कि फिर यह सब क्या है? रोज रात को आपका छोटा बेटा मेरे कमरे में क्यों आता है और मेरे साथ अपने संबंध क्यों बनाता है? आखिर मुझे सच बताए, आखिर सच्चाई क्या है? तभी मेरी सास रोते हुए कहने लगी कि मेरा बड़ा बेटा जो है वह बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह नामर्द है। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद वह टूट चुकी थी। इसी वजह से हम शहर से गांव शिफ्ट हो चुके थे। हमें लगा कि यहाँ गांव की लड़की के साथ मैं अपने बेटे की शादी करवा दूंगी और रोज रात को मैं अपने छोटे बेटे को कमरे में भेज दूंगी, जिसके बाद वह लड़की माँ बन जाएगी और किसी को कोई भी खबर नहीं होगी। इस बात को सुनते ही मैं बेहद टूट चुकी थी। यह सुनते ही मेरे गुस्से का तापमान बढ़ चुका था। मैंने कहा कि आप कैसे इतना घिनौना काम कर सकती हैं? मैं अभी गांव के लोगों को जाकर आपकी सारी सच्चाई बताती हूँ। लेकिन तभी सास कहने लगी कि ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हमें भी तुम्हारी सच्चाई के बारे में मालूम है। तुम्हारे पूरे गांव में तुम्हारी पूरी बदनामी हुई पड़ी है, क्योंकि तुमने शादी से पहले ही किसी गैर लड़के के साथ अपना रिश्ता बनाया और उस लड़के की माँ भी बन चुकी थी। लेकिन वह लड़का तो तुम्हें छोड़कर जा भी चुका था। उस लड़के ने तुम्हारा इस्तेमाल किया। वह तो शुक्र मनाओ कि मैंने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवाई है, नहीं तो कोई भी गांव का लड़का तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उस वक्त सास के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं बेहद दंग रह चुकी थी। मेरा बीता हुआ कल आज फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था। सास जो कह रही थी वो वाकई सच था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सास को मेरी सच्चाई के बारे में मालूम है। तभी मेरा देवर मेरे पास आया, कहने लगा कि आप इसी तरह अपनी जिंदगी बिताएं, किसी को भी कुछ मालूम नहीं होगा। मेरा बड़ा भाई शहर में काम करता है, वह जल्द ही वापस भी आ जाएगा और आप मेरे बच्चे की माँ भी बन जाएंगी। आपके लिए भी यही बेहतर होगा। आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लें। अगर आप अपने गांव वापस जाएंगी तो आपके माता पिता भी फिर से आपको घर से निकाल देंगे और आपके माता पिता की बहुत बदनामी होगी। और इस बार तो आपके माता पिता भी आपको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। वह तो चाहते हैं कि आप उनसे दूर हो जाएं। देवर की बातें जो थी वह सही थी। मुझे भी मालूम था कि मेरे माता पिता अब मुझे दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे। वह तो वैसे ही चाहते थे कि मैं उनसे दूर हो जाऊं, क्योंकि मेरी वजह से उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी।
मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं। अब मैं भी वहीं अपने ससुराल में घुट घुट कर अपनी जिंदगी बिताने लगी। रात को मेरा देवर कमरे में आता और मुझसे अपने संबंध बनाता। उस वक्त मेरी आंखों से बेहद आंसू गिरते थे। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने किशोर से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे उसके साथ अपने कोई भी संबंध नहीं बनाने चाहिए थे और अभी तक तो मुझे उस प्यार की सजा मिल रही है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, माता पिता के अलावा दुनिया का हर एक प्यार एक धोखा है और इसी वजह से हमें शादी से पहले किसी के साथ भी अपने रिश्ते बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक लड़की का ही होगा। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।